आज हम पाठ 18 कोलकाता से पेशावर यात्रा वृत्तांत का अध्ययन करेंगे। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि यात्रा का वर्णन। ठीक, आइए कहानी का अध्ययन करने से पहले हम इसके शब्दार्थ या कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। स्वीकृति का अर्थ होता है इजाजत, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान, एकांकी का अर्थ होता है अकेलापन, द्रुह का अर्थ होता है दुर्गम, मौलवी का अर्थ होता है मुस्लिमों का धार्मिक मुखिया, रुक्का का अर्थ होता है हाथ से लिखा संदेश, क्लांत का अर्थ होता है थक जाना, उद्यत का अर्थ होता है तैयार। आइए अब हम कहानी का अध्ययन करते हैं। मास्को जाने का मेरा विचार हुआ दिनों से था। मास्को जाने का मेरा विचार बहुत दिनों से था, किंतु इसका प्रबंध कई महीनों के पश्चात हुआ। जिस पार्टी ने व्यवस्था करने का वचन दिया था वह मुझे आज से 2 महीने पूर्व ही कोलकाता से बाहर करना चाहती थी, लेकिन उन दिनों मेरा वहां से निकलना कठिन था। प्रथम तो कोलकाता कॉरपोरेशन में एक ऐसा काम था जो मेरे बिना पूर्ण नहीं हो सकता था। दूसरा, उस समय दाढ़ी अभी इतनी नहीं बड़ी थी कि सरलता से वेश बदल सकता। यानी जो लेखक थे उनकी दाढ़ी नहीं बड़ी हुई थी, तो दाढ़ी वो अपने फेस पर जो अपने मुंह पे दाढ़ी बढ़ाना चाहते थे जिससे वह उन्हें कोई सरलता से ना पहचान सके। इसलिए इस समय मैंने अस्वीकार कर दिया, किंतु अब अनुभव करता हूँ कि यदि तब जाने के लिए उद्यत हो गया होता तो कष्ट ना उठाना पड़ता। जो मनुष्य उस समय मेरे साथ जाने वाला था उसके संबंध कई यात्रियों से थे। जब मैं उसके साथ जाने के लिए उद्यत ना हुआ तो वह एकांकी चला गया और आजकल मास्को में है। यानी लेखक को जिसके साथ जाना था वो व्यक्ति लेखक के मना करने के उपरांत वह अकेला चला गया। उसके यात्रा में जाने वाले अन्य लोगों से बहुत ही अच्छे संबंध थे। कॉरपोरेशन की भूमि का कुछ झगड़ा था। उसे तय करके मैंने मकान से निकलना बंद कर दिया और यह घोषित कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है और डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन के लिए विश्राम करने को कहा है। अतः कोई भी मुझसे मिलने का प्रयत्न ना करे और किसी को कोई बहुत ही आवश्यक काम हो तो वह टेलीफोन से बात कर ले। कोलकाता से भाग निकलने के 8 दिन पूर्व मैंने अपने संबंधियों को भी कमरे में आने से रोक दिया था। जो नौकर भोजन लेकर आता था उसे भी आज्ञा थी कि भोजन बाहर के कमरे की मेज पर रख जाए। उसे भीतर के कमरे में आने की स्वीकृति नहीं थी। उन्हीं दिनों मैंने उन लोगों की सूची दी। उन्हीं दिनों मैंने उन लोगों को सूचना दी जिन्हें मेरे जाने का सारा प्रबंध करना था। तारीख इत्यादि का सब निर्णय हो गया और दाढ़ी रखने के 40वें दिन रात को कोलकाता से 40 मील के अंतर पर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और पेशावर तक का दूसरे दर्जे का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। उस रात की यात्रा सकुशल बीती। दूसरे दिन उस डिब्बे में एक फौजी सिख आया और चूंकि हम दोनों ही वहां थे अतः आपस में बातचीत करना आवश्यक हो गया। बातों में फौजी सरदार ने मेरे घर के संबंध में पूछा और यात्रा के उद्देश्य के संबंध में भी प्रश्न किया। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम जियाउद्दीन है, लखनऊ का निवासी हूँ तथा बीमा कंपनी का ऑर्गेनाइजर हूँ और दौरे के लिए रावलपिंडी जा रहा हूँ।
दिन की यात्रा उसके साथ ही समाप्त हुई। मार्ग में जब कोई बड़ा स्टेशन आता तो पढ़ने का बहाना करके मैं अखबार मुंह के सामने रख लेता ताकि कोई पहचान ना ले। इतना पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि लेखक जो है छुपते हुए जा रहे थे, यानी लोगों से अपने को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय मैंने तंग पजामा, पंप शू, शेरवानी और तुर्की टोपी पहन रखी थी। उस वेशभूषा में और बड़ी दाढ़ी के कारण उस समय किसी का मुझे पहचानना कठिन था। ऐसा ज्ञात होता था कि उत्तर प्रदेश के किसी स्थान का मौलवी हूँ। मार्ग में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो सुनने के योग्य हो। 17 जनवरी की रात को मैं पेशावर पहुंचा। स्टेशन पर मोटर आई हुई थी। उस पर सवार होकर हम नियत स्थान पर जा पहुंचे। पेशावर में मुझे 2 दिन ठहरना था क्योंकि मेरे मित्रों को काबुल की यात्रा का प्रबंध करना था। पेशावर में मेरे होने की किसी को कानो-कान खबर ना लगी। 19 जनवरी को प्रातःकाल मुझे पठानी कपड़े दिए गए। उस वेशभूषा में मैं रहमत खां और एक मित्र के साथ मोटर में बैठकर पेशावर से चल दिया। हम तीनों के अतिरिक्त मोटर चलाने वाला एक ड्राइवर भी था। नगर से निकलकर हम उस सड़क पर हो लिए जो जमकद को जाती है। जमकद के दुर्ग से थोड़ी दूर उधर एक सड़क दूसरी ओर जाती है। उसी पर हम चल दिए। आखिर हम गढ़ी नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां हमने रात व्यतीत की। प्रातःकाल में रहमत खां और 2 और पठानों के साथ, जिन्होंने सुरक्षा के लिए बंदूक ले रखी थी, काबुल को पैदल चल पड़ा। पेशावर में जो मित्र साथ आए थे वे लौट गए। मुझे मित्र ने पहले ही समझा दिया था कि मैं अपने आप को गूंगा बहरा बना लूं और पागल के समान क्रियाएं करूं। यानी उनका जो व्यवहार था वो कैसा था? पागलों के समान वो हरकत कर रहे थे। मार्ग में जब कभी किसी ने बातचीत करने का प्रयत्न किया तो रहमत खां ने मुझे गूंगा और बहरा बताकर मौन कर दिया। आखिर संध्या समय हम भारतवर्ष की सीमा पार कर स्वतंत्र कबीलों के एक छोटे से गांव में जा पहुंचे, जहां एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है जिसे अड्डा शरीफ कहते हैं। यहाँ एक पीर बाबा थे जिन्होंने हमारे लिए सब प्रबंध कर रखा था। मार्ग पहाड़ी होने के कारण हम बहुत क्लांत हो गए थे, यानी थक चुके थे। वह रात हमने पीर बाबा की मस्जिद में व्यतीत की। अगले दिन प्रातःकाल जब हम उठे तो क्लांति दूर नहीं हुई थी, यानी जो थकान थी, जो लेखक को और उनके साथी को, रहमत खां को जो थकान हो रही थी यात्रा की, वो दूर नहीं हुई, यानी वो अभी भी थके हुए थे, किंतु वहां से चलना आवश्यक था। जलपान करके हमने यात्रा प्रारंभ की। जो मनुष्य हमारी सुरक्षा के लिए गढ़ी से आए थे लौट गए और 3 नए व्यक्ति बंदूकें लेकर पहले दिन साथ चले। पथ दुरूह था, इसलिए उस दिन कम मंजिल तय हुई, यानी रास्ता बहुत कठिन था या दुर्गम था। इस कारण लेखक अपनी थोड़ी यात्रा तय कर पाए। उस दिन रात को 7 बजे लालपुरा पहुंचे। वहां पहले से ही प्रबंध पक्का था। रात बड़ी सुविधा से कटी। हम इतने थके हुए थे कि लेटते ही नींद आ गई। लालपुरा एक छोटा सा गांव है। वहां काबुल नदी बहती है।
जिस व्यक्ति ने हमारे लिए प्रबंध किया था वह वहाँ का एक बड़ा खान था। अफगान सरकार में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लालपुरा में तो जैसे उनका अपना शासन चलता था। चलते समय उनसे हमें एक रुका दिया, उन्होंने हमें एक रुका दिया। रुका यानी एक पत्र कहेंगे या एक संदेश जो हाथ से लिखा हुआ है। तो जिस व्यक्ति के घर वो रुके थे, जिस खान के यहाँ रुके थे, वो उस कबीले का, उस गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने अपने नाम से लिखा एक पत्र किसको दिया? लेखक को दिया। यदि मार्ग में, और साथ में कहा, यदि मार्ग में कोई तंग करे तो यह रुका दिखा देना। इस रुके को दिखा देने पर पूरे अफगानिस्तान में कोई कष्ट नहीं हो सकता। रुका फारसी में था, यानी रुका जो था वो फारसी भाषा में लिखा हुआ था और उसमें लिखा था जियाउद्दीन और रहमत खां स्वतंत्र कबीले के निवासी हैं, मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ। यानी वो जो रुका था, जो खान साहब ने रुका दिया था लेखक को, वह क्या था? एक तरीके का प्रमाण पत्र था जिसमें ये लिखा था कि ये दोनों ही व्यक्ति किसके नागरिक हैं, निवासी हैं, किस जगह के? ये स्वतंत्र कबीले के निवासी हैं, तो वह उन्हें भली प्रकार जानते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह घटना सुभाष चंद्र बोस के जीवन की है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यात्रा का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा देता है। धन्यवाद।